हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये पहली प्रॉब्लम, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एटम्स ऑफ पोटेशियम एंड ब्रोमीन in KBr, potassium bromide molecule is 0.2828 times 10 raised to the power minus 9 meter. Find the center of mass of this two particle system from potassium. Mass of bromine is 80 U. U मतलब atomic mass unit, और पोटेशियम का मास दे रखा है 39 U। ये बात हो रही है टू पार्टिकल सिस्टम की, है ना। टू पार्टिकल सिस्टम, हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमको लोकेट करना है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और वो सिस्टम कैसा है, उसमें दो पार्टिकल्स हैं, इनको हम पार्टिकल्स बोलेंगे। उसमें से एक पार्टिकल है पोटेशियम, एक पार्टिकल है पोटेशियम और दूसरा है ब्रोमीन। इसका मास कितना दे रखा है ब्रोमीन का, 80 U, और पोटेशियम का मास दे रखा है 39 U। तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा, और वो होगा क्लोजर टू हेवियर पार्टिकल, मतलब क्लोजर टू ब्रोमीन एंड अवे या फार्दर फ्रॉम पोटेशियम। तो आगे बढ़े उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करेंगे। सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहली बात दिमाग में यही होनी चाहिए, कौन सी, कि सेंटर ऑफ मास ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन का नाम है, एक पॉइंट का नाम है। सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी का, जिस पॉइंट पर पूरा पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। वी कैन सपोज द एंटायर मास ऑफ अ system of particles or a rigid body to be concentrated at this point. तो यहां लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द पॉइंट एट विच द होल या एंटायर मास ऑफ द बॉडी or the system is supposed to be concentrated, and it moves as if the whole external force is applied at that point. और ये पॉइंट इस तरह मूव करता है जैसे पूरा फोर्स इसी पर लगा दिया गया हो। वो कहीं भी लग रहा हो फोर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या रिजिड बॉडी हो, उसको कहीं भी लगाया हुआ हो, पर ऐसा मान सकते हैं कि वो पूरा फोर्स इसी पॉइंट पर अप्लाई किया गया है। ऐसे पॉइंट को, स्पेशल पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लोकेट करना हमको मालूम होना चाहिए। और इसी का एक भाई और है सेंटर ऑफ मास का, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सबसे पहले जनरल फॉर्मूला उसका पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का। इन वेक्टर नोटेशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो मैं ड्रॉ करता हूं। मान लो यह है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई सारे पॉइंट मासेस सिचुएटेड हैं। ये सपोज कर लेते हैं m1 मास है, ये m2 मास, ये m3 एंड सो ऑन। ऐसे n डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मास है मतलब रिजिड बॉडी है, और डिस्क्रीट है मतलब थोड़ा सा मास यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है। तो ये कैसा हो गया, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें से ये मास है मान लो m1, और इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x1, y1, z1, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर ये है r1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर। ये m2 मास, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। ये m3 और ये इसका पोजीशन वेक्टर r3। तो m1, m2, m3 आर मासेस, r1, r2, r3 आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। और हमको अब लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। वो कॉमन सेंस से भी बहुत से लोग बता सकते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर 3 इक्वल मासेस होंगे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंट्रॉइड पर। याद रखना, सेंट्रॉइड पर होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब उस सेंट्रॉइड पर इन तीनों मासेस को हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टाइसेस पर 4 मासेस हों, इक्वल मासेस ऑफ m, तो जहां डायगोनल्स मीट होते हैं वहां सेंटर ऑफ मास होगा।
तो कुछ तो कॉमन सेंस से भी हम बता सकते हैं, पर मान लो इस सिस्टम के लिए हमको मैथमेटिकली लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास, मान लो वो यहां पर है, तो हम जानना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो हम बताएंगे उसका पोजीशन वेक्टर आरसीएम। और आरसीएम यदि चाहिए तो क्या करेंगे, पहला मास लेंगे उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरा मास उसका पोजीशन वेक्टर, यानी ऊपर हम लेते हैं मास मोमेंट्स, इसको कहते हैं मास मोमेंट्स, सबको हमें एड अप कर देना है वेक्टर फॉर्म में। एन पार्टिकल्स हैं तो एन तक जाना है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 टिल mn और नीचे टोटल मास ले लेना है, उसको डिवाइड कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, RCM। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम लिखते थे, समेशन MI RI वेक्टर I इक्वल्स टू 1 to n अपॉन समेशन MI फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। पर बेसिकली ये दिमाग में रहे कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, मास मोमेंट्स का एडिशन और नीचे टोटल मास। ठीक है, तो ये आ गया। अब मान लो कि m1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, क्योंकि उसको हमने कहा सपोज किया है, स्पेस में 3 डायमेंशन में, तो m1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, m2 के x2 y2 z2, m3 x3 y3 z3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो तो r1 वेक्टर कितना लिखा जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, r2 कितना लिखेंगे, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ये पोजीशन वेक्टर्स m1 m2 m3 के, इन सबको यहां सब्स्टिट्यूट करके और थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो क्या करना है, उसमें i वालों को अलग कर लेंगे, फिर j वालों को अलग और k वालों को अलग कर लेंगे, तो हमको ऐसे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो XCM कितना होता है, XCM बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 टिल mn xn अपॉन टोटल मास। ठीक है, 3 ही हो तो 3 ही टर्म्स आएंगी, 2 ही हो तो सिर्फ यहाँ 2 टर्म्स आएंगी, n है तो n तक उसको जोड़ते चले जाना है। न्यूमरेटर में क्या करना है आपको, m1 x1 m2 x2 m3 x3, है ना, जैसे 1 डायमेंशनल सिस्टम है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कई सारे मासेस रखे हुए हैं सपोज, है ना, तो अभी समझ में आएगा कि क्यों हमको एपी पढ़ाते हैं, क्यों हमको स्पेशल सीरीज पढ़ाते हैं, है ना, क्यों हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन है मान लो और उसके ऊपर कई सारे मासेस रखे हुए हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर, तो क्या होगा, y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे यदि हम उसे क्या मान लें, x एक्सिस। तो ये दोनों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको निकालना होगा सिर्फ क्या, XCM। तो हर बार क्या देखना है, मास और उसका x कोऑर्डिनेट, मास और x कोऑर्डिनेट सबको एड अप करना है, ऊपर नीचे टोटल मास से डिवाइड कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। आया समझ में। तो बेसिकली ये हमको याद रहना चाहिए। अब यदि तुमसे यूनिट पूछ लें, मान लो यूनिट पूछ लें सेंटर ऑफ मास की, तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो लोकेशन है, पोजीशन है। तो मान लो डिस्टेंस निकाल रहे हो तुम ओरिजिन से, तो मीटर में लिख दोगे, पर है वो एक्चुअली लोकेशन। सेंटर ऑफ मास तो एक लोकेशन का नाम है, ठीक है, पोजीशन का नाम है वो, ठीक है, ऐसा दिमाग में रखना है उसको, राइट। अब यदि ये आ जाते हैं तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं आरसीएम को, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप, लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और यदि मान लो आपसे पूछें कि आरसीएम कितना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो विल टेक कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एन के स्क्वायर एडिशन और उसका स्क्वायर रूट, तो हमको वो मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब ही दो पार्टिकल्स इस तरह सिचुएटेड हैं, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, तो जिस भी ये दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम एक्सिस सपोज कर लेंगे।
हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है। उनमें से ये वाला मास है m1, ये है m2, तो इसको बोलेंगे हम वन डायमेंशनल सिस्टम। कई सारे मासेस भी हो सकते थे, पर हमने मान लिया कि दो मासेस हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। m1 m2 और इनके बीच की सेपरेशन हम मान लेते हैं कि d है। d इज सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। और ऐसे सिस्टम के लिए जैसा कि वो था अभी, कौन था वो, पोटेशियम ब्रोमाइड, वहां भी दो पार्टिकल्स है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, HCl हो सकता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही होते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए हमको उसी फॉर्मूले पे जाना है, हमारे पिछले फॉर्मूले पर, ठीक है। अब क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, स्ट्रेट लाइन पर है सिचुएटेड दोनों मासेस, तो y और z कोऑर्डिनेट्स तो जीरो होंगे, उनकी बात नहीं करेंगे हम। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो होगा, y और z तो जीरो होंगे, इसके लिए भी। तो y cm और z cm निकालने की जरूरत नहीं है, हमको निकालना है सिर्फ x cm, ठीक है। x cm निकालना है, और x cm का यही फॉर्मूला हमको लगाना है। क्या याद आना चाहिए, ऊपर क्या होता है, मास मोमेंट्स m1 x1, m2 x2, m3 x3 एंड सो ऑन। अब दो ही हैं सिर्फ, इसलिए m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास, ऐसा हो जाएगा। ये XCM टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो ये मिल जाएगी यहां से, समझे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मान लो ये है 1 kg और ये है 2 kg। 1 kg 2 kg के दो मासेस हैं और हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो, किसके पास होगा सेंटर ऑफ मास, 2 kg के पास होगा, हेवियर से क्लोजर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। करना क्या होगा हमको इसको एक्स एक्सिस बना लेना है, समझे। और मान लो इनके बीच की सेपरेशन है 2 मीटर, इसको बना लेंगे हम ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। यही तरीका होता है, एक पार्टिकल को ओरिजिन बना लेंगे और ये दूसरा पार्टिकल 2 0, और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होगा XCM बोलो, XCM विल बी m1 x1 तो 0, m2 x2 यानी 4 अपॉन टोटल मास 3, यानी 4/3 मीटर, यानी कितना, 1.33 कहां से, क्योंकि इसको ओरिजिन बनाया है। तो 1 kg से 1.33 पर वो 67 होगा उधर से, यानी इससे कैसा रहा वो पास, इससे कैसा हो गया दूर। तो ऐसा ही फॉर्मूला लगा लेंगे। पर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कुछ बातें हमको याद रखनी चाहिए। उसमें से पहली बात तो ये m1 x1 बराबर होता है m2 x2। ये कैसे आया, तो एक प्रॉपर्टी से आया एक्चुअली। प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट्स का सम एडिशन वो 0 होता है, क्योंकि हमने बोला ना कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, ये मास मोमेंट। तो सेंटर ऑफ मास को ही यदि हम ओरिजिन बना लें तो ऊपर वाला ये सब क्या हो जाएगा, 0। और 0 होने का मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इधर उधर कर दिया उनको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखो कि m और r का प्रोडक्ट या m1 x1 इज इक्वल टू होगा m2 x2, इसको याद रखना चाहिए। और यही हमको ये बता रहा है कि mx कांस्टेंट है, m टाइम्स x यदि कांस्टेंट है, इसका मतलब m और x कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी बेसिस पर हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवियर। ये पॉइंट याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेवियर एंड लाइटर मास सिस्टम लाइज नियर टू द हेवियर मास, भारी से पास, हल्के से दूर। समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया। तो अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि दो मासेस हैं m1 m2, ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूले बना रखे हैं, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनके बारे में बात करना जरूरी है। तो m1 m2 दो मासेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन है d। हमको बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम m1 एंड फ्रॉम m2।
है ना। तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ है सेंटर ऑफ मास, किसी और कलर से इसको बना देते हैं। मान लो यहाँ है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, मान लो उसकी डिस्टेंस m1 से है x1 और m2 से है x2। अरे बात समझ में, m1 m2 इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, d, ठीक है। और m1 से x1 दूर है सेंटर ऑफ मास, और m2 से x2 दूर है। हमको डायरेक्टली यदि ये x1 x2 निकालने हैं तो हमको आना यहीं पड़ेगा। क्या याद आ जाए आपको कि mx इज कांस्टेंट, और इस बेसिस पर आप क्या बोलोगे, m1 बाय m2 बराबर क्या होगा, x2 बाई x1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इतना सब भी नहीं करना है, सीधे ये सोचना है कि m और x कैसे हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लाख रुपए की बात। m और x कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको चाहिए मान लो x1, आपको चाहिए x1, तो खुद से पूछना x1 मतलब m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो ये याद आ जाए, m और x कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं, ठीक है। तो खुद से पूछना कौन डिवाइड हुआ, तो बोलना d डिवाइड हुआ, मतलब टोटल डिस्टेंस, दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस, किसके इनवर्स या डायरेक्ट में, मास के। तो नीचे टोटल मास आया समझ में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। मतलब x1 किसके लिए निकाल रहे हो, m1 के लिए, m1 से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो यहां मल्टीप्लाई किसका होगा, m2 का। कुछ आया समझ में। अभी मैं उसको प्रूफ भी करके आपको दिखा सकता हूं, पर जरूरत नहीं है उसके प्रूफ करने की। एक्चुअली वो आएगा ऐसे, जब आप ये लिखोगे m1 बाई m2 बराबर x2 बाई x1, और मान लो तुम्हें निकालना है x1, तो क्या करें, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ यहां 1 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर m1 प्लस m2 अपॉन m2, समझे कि नहीं। और इधर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब d अपॉन x1, तो x1 बराबर कितना है, m2d अपॉन m1 प्लस m2। नहीं आया। तो ऐसा कई जगह होता है फिजिक्स में, ये इनवर्स प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पर हमने ऐसा कर दिया। x1 चाहिए था तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। अदर क्यों, क्योंकि इनवर्स है, डायरेक्ट होता तो उसी के मास का मल्टीप्लाई करते। वी यूज दिस प्रॉपर्टी मेनी एट मेनी प्लेसेस इन फिजिक्स, है ना। अब x2 चाहिए तो बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। अदर मतलब बोलो m1, है ना। इसी सवाल में ट्राई करके देखते हैं, इसी सवाल में ट्राई करके देखते हैं। मान लो इसने इस सवाल में हमसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ 2 किलोग्राम से, 2 किलोग्राम से सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो टोटल डिस्टेंस मतलब 2 अपॉन टोटल मास मतलब 3 इंटू मास ऑफ अदर मतलब 1 यानी 2/3। नहीं समझ में आया। यदि वो पूछता मान लो इससे डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इंटू मास ऑफ अदर मतलब 2, तो कितना हो जाता, 4/3। यानी डायरेक्टली वी कैन यूज। तो क्या याद रखेंगे, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, नंबर 1। और ये भी याद रखो कि द सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर वन, ठीक है। x1 बराबर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर यानी m2, और x2 पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर, यानी यू विल सेव टाइम, समझे, टाइम बचेगा तुम्हारा। क्लियर हुआ, ये टू पार्टिकल सिस्टम की कहानी आई समझ में कि नहीं आई। ये हम अप्लाई करके देखते हैं उसमें हमारे प्रॉब्लम में, इसमें आते हैं प्रॉब्लम। इसमें किससे डिस्टेंस बतानी थी, फ्रॉम पोटेशियम, तो वही ट्रिक लगा के देखते हैं, है ना। वही ट्रिक लगा, ट्रिक नहीं है वो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पोटेशियम से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोटेशियम, डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, अपने आप से बात करना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 0.282 टाइम्स 10⁻⁻⁹ अपॉन टोटल मास 80, और ये 8 और 3 11, 119,
कितना आएगा? 119। इसको इसी में रहने देना, यूनिट में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों तो कट जाएगी अभी, है ना, इनटू मास ऑफ अदर। अदर मतलब कौन? ब्रोमीन, यानी यहाँ कितना आएगा? 80। नहीं समझे? तो यहाँ आएगा यू, यहाँ आएगा यू, और यहाँ क्या आएगा? मीटर। यूनिट के बेसिस पर बोल रहा हूं, देखो यू यू कैंसिल होकर आंसर विल कम आउट इन मीटर। बताओ कितना होगा आंसर? इतनी देर में तो आंसर आ जाता। 238, 282। ये 2 से ज्यादा है ना थोड़ा, इसका डिवाइड कर दें तो 2 से ज्यादा। हाँ यस, 120 क्यों नहीं मान सकते? इसको मान लो 120, बल्कि ये 3 बार और ये 2 बार, और 3 से इसको डिवाइड कर दो, बस तो ये आ गया आंसर शायद, है ना? आंसर ए इज करेक्ट। तो थोड़ी आपको होगी मेहनत, पर बचना नहीं है, उससे हो जाएगा आगे। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या रट लो? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको ओरिजिन बना लिया होगा, इसलिए। वो तो किसी किसी भी तरह से, यदि पोटेशियम की जगह, अब वो एग्जाम में क्या करते हैं गड़बड़ी की, पोटेशियम की जगह ब्रोमीन से निकलवा लेते हैं, तो वो फिर तुम्हारा फार्मूला वो फिट नहीं होगा। अरे समझ में? इसमें एक ही स्टेप में काम हो जाएगा तुम्हारा। वो फॉर्मूला केवल तब फिट होगा जब इसको ओरिजिन बनाओगे, अदरवाइज वो फिट नहीं होगा। इसलिए वो ऐसा करना चाहिए, है ना? ये आसानी भी है, पर याद रखो, बस कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था मेरा कि ये याद रखो भाई, और इससे वो रिजल्ट याद रखो। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। ये हमारी कोडिंग है, हम ही को डिकोड करना है। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके मैथ्स से रिलेटेड। क्या बोल रहा है? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m 2m 3m टिल nm कैसे रखें? 1 2 3 n यूनिट्स तक। समझ में आया कि नहीं? तो कहां रखा है? पहला 1 पर, इसको एक्स एक्सिस बना लिया है। पहला मास कहां रखा है? 1 पर, कितना है? m। फिर दूसरा मास कहां रखा है? 2 पर, कितना? बोलो, 2m। फिर तीसरा 3m, कहां रखा है? कहां रखा है? 3। ऐसे ही चल रहा है ना काम, इसको ओरिजिन बना दिया है। तो ये क्या है? वन डायमेंशनल सिस्टम। व्हाट इज दिस? वन डायमेंशनल सिस्टम। और हमको चाहिए क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ओरिजिन। अब तुम्हारा वो फॉर्मूला काम कर जाएगा। हमको चाहिए एक्ससीएम। सावधान रहना पर, है ना? हर कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ऊपर मास मोमेंट्स, पहला मास उसकी डिस्टेंस क्या आएगा? बोलो, m1 यानी m। दूसरा 2m इंटू 2 यानी 4m। फिर तीसरा 9m, एंड सो ऑन। कहां तक? कहां तक? ये है ना nm, n स्क्वायर m। एक्चुअली ये n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम से सॉल्व होगा, जो तुमको फॉर्मूला रटा होगा शायद। और नीचे क्या आएगा? टोटल मास। इसलिए हमको सीरीज वीरीज पढ़ाते थे। क्या आएगा? m 2m 3m टिल टिल nm। चलो अब तुम लोग मुझे फॉर्मूला बताओगे, मुझे तो याद बात नहीं है। हाँ तो ऊपर कैसी सीरीज बनेगी? m तो कट जाएगा, m तो कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, है ना? अपॉन नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। तो जो बायो वाले हैं वो, उनको तो इनको याद रखना पड़ेगा, है ना? ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो प्लीज टेल मी, एक मिनट, चिल्लाना नहीं, रुको। चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना, मैं चिल्लाऊंगा, तुम नहीं चिल्लाना, है ना? अब बताओ तुम मुझे फॉर्मूला आराम से। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ट्राई टू रिमेम्बर दिस, है ना? अब इसकी के साथ साथ ये बतला दो मुझे, 1 + 2 + 3
टिल एन कितना होता है? ये तो एपी है ना, एपी, n/2 a प्लस एल लगा देना इसमें, तो क्या आएगा? n इंटू n+1/2, और इसी का स्क्वायर कर दें तो क्यूब वाली बन जाती है, याद होगा शायद, है ना? n³ इज इक्वल टू n टाइम्स n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 याद रखो, है ना? और इनको याद रखना आसानी, क्योंकि वो होगा फिजिक्स का प्रॉब्लम, है ना, सुनने में दिखने में। तो फिजिक्स जहां से खत्म होगी वहां से फिर वो मैथ्स चालू होती है, और फिर यहाँ आकर फिजिक्स टीचर का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये मेरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? XCM बराबर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऊपर क्या लिखूं? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में n इंटू n+1/2। तो ये इससे और ये भी इससे 3 बार, यानी 2n+1/3। तो आंसर डी करेक्ट हो गया। तो इन सीरीज के ये याद रखो, इनको लिख के रखना चाहिए फॉर्मूला लिस्ट में। उसके बाद ये और बता दो मुझे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, यानी ये है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि a प्लस डी, a+2d, a+n-1 इंटू डी, है ना? मैथ्स, एक मिनट, ये एपी है कि नहीं, जिसमें डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, a+d, a+2d, तो nवीं टर्म में कितने डी आएंगे? n-1, तो a+n-1 इंटू डी, राइट? और इसके सम का फॉर्मूला याद रखो, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो लास्ट टर्म की टर्म्स में n/2 a प्लस एल, ये याद रखो, या फिर वो 2a प्लस वाला वो फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी तरह से ये क्या है बताओ? ar स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? n-1 नहीं आएगा? पहले वाले में r गोल है, सेकंड वाले में r में एक ही पावर है, यानी पावर कैसी होती है? n-1, यही होती है कि नहीं? और ऐसी AP का सम कितना होता है? a इंटू Rn-1 अपॉन Rn-1, या फिर 1 माइनस Rn, ओ सॉरी n नहीं आएगा, यस n नहीं आएगा, यस। तो यहाँ क्या लिखें? R-1, और 1 माइनस R भी तो होता है, यदि कौन ज्यादा है? 1 ग्रेटर है, तो है ना? तो ये जीपी के सम का फॉर्मूला है। तो देखो, ये दिखने में सवाल सेंटर ऑफ मास का है, पर कहानी लग रही है प्रोग्रेशंस की और सीरीज की, राइट? अगला क्वेश्चन करो, खुद ही करना। हाँ, यस, और बताओ फिर से मुझे, एन क्या मान लेते हैं? यस 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 यस, पर जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है ना, वो तो इसीलिए पूछा है, वो सीरीज चेक करने के लिए, ट्रिक के लिए नहीं, क्योंकि ट्रिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए ज्यादा। वो ट्रिक तुम्हारी पर्सनल हो सकती है ना? वो जनरलाइज मत करो उसको, नहीं तो फंस जाएंगे, है ना? अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, बोलो। ये भी वन डायमेंशनल सिस्टम है कि नहीं? अरे वन डायमेंशनल सिस्टम है ना, तो बस ऊपर क्या करें? पहला मास कौन? m, और डिस्टेंस 1, यानी पहले आएगा m, फिर क्या आएगा? हाँ, 2m इंटू 4 यानी 8, यानी m इंटू 2 क्यूब्ड, नहीं? फिर नेक्स्ट m इंटू 3 क्यूब्ड, यानी क्या बन रहा है ये? हाँ, यहाँ क्या आएगा? m इंटू n³, यानी ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एडिशन आएगा ऊपर, और नीचे टोटल मास इज m+2m+3m टिल, अरे पेन चलाओ, सॉल्व करो, है ना? कहानी मत सुनो, ये मैथ्स की भी क्लास हो रही है साथ में, है ना? क्या लिखे ऊपर? m तो कट जाएगा, अब यहाँ क्या लिखें? n+1/2
का होल स्क्वायर, ये तो क्यूब वाला आया है कि नहीं। और नीचे नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू एन, एन एन प्लस वन बाय टू, टू ऊपर पहुंच गया, 2 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, तो एक कट, ये स्क्वायर है तो एक कटेगा, ये तो एक बचेगा, एन एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, तो एन एन प्लस वन बाई टू। आंसर इज ए। एम आई राइट? अगला सवाल करो और खुद करो, पेन चलाओ, है ना, ऐसी फालतू बैठो मत, टाइम वेस्ट मत करो। When n number of particles of each of mass m are at distances 1 2 3 n units from origin, the x-axis, then find the distance of their center of mass from origin. B, देख के पता लग गया तुमको कैसे? ये a नहीं होगा क्या? b कैसे होगा? चलो देखते हैं अभी। एक्स सी एम बराबर, मान लो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या लूंगा, मास मोमेंट्स, तो क्या लूंगा, पहला मास m और ये 1, m तो कटना है इसलिए मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा, और m इंटू टू यानी 2, फिर 3 कहां तक, n तक, और नीचे नीचे टोटल मास यानी nm, nm, m कट जाएगा ना, n बचेगा, ठीक है, और ऊपर सम, यस गुड, n n प्लस वन बाय टू n से n कट के, आंसर इज दिस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में इसको मत टिक कर देना कि एपी बन रही है और बस एन टर्म्स हैं तो काट दिए, एन को भी रख लिया, ऐसा मत करना। ये करते हैं बच्चे, ये गड़बड़ करेंगे, तो ये कर लेना थोड़ा सा, जैसे इसने बता दिया। देखो अभी आंसर, अब बताओ क्या है सवाल। व्हेन n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास m आर एट डिस्टेंसेस a ar स्क्वायर ar n, तो देखो m का तो कुछ मत करो, m तो कट जाता है वैसे भी। ऊपर क्या आएंगी टर्म्स बोलो, ए आर स्क्वायर, यानी क्लियरली दिस इज जीपी। लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म क्या आएगी, क्यों ए आर एन लिखा है उसने, तो ए आर, एक मिनट, ए आर एन लिखा हुआ है, ए आर एन तक, तो वही होता है। आएगा तो क्या, टर्म कौन सी आएगी लास्ट में, एन इंटू, नहीं क्या, अरे ये ए आर एन है कि नहीं, ए आर एन यूनिट तक रखा हुआ है, फर्स्ट में ए, दूसरे में ए आर, हाँ, पर यहां तो क्या आएगा, ए आर एन माइनस वन, यानी जीपी बनने वाली है। और नीचे नीचे क्या आएगा, एम मास कितने तक, एन तक, यानी एन आएगा, क्या लिखें, एन, और ये क्लियरली क्या है, जीपी, है ना, हमको चाहिए क्या है, अरे भूल गए क्या, हमको तो एक्स सी एम चाहिए, फिर बाद में वो मैथ्स लग रही है। अब क्या इसमें ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आर कितना है, आर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए बोथ आर करेक्ट, समझे कि नहीं। अभी कुछ कोई बोल रहा था ए होगा बी होगा, है ना, इधर ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि अपन ने तो ये देखा कि अरे तो जीपी का सम है, तो यहाँ क्यों देखना है, ये पता नहीं क्या जो भी कुछ होगा, इस पे नजर जाती तो हम बोलते ये सही है, तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि हमको आर इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर जरा ध्यान देंगे, है ना, हमको फिर से थोड़ी थियरी में जाना है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर से ध्यान देना, इधर ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिस्कशन है, जल्दी से सुन लेंगे। ये किसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला, वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए, और वो भी दो पार्टिकल्स। एक्स सी एम इज m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सुधार देंगे, m1 x1 प्लस m2 x2, और यहाँ एडिशन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी वही है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, उसमें गलती निकालो मत, है ना, गलती गलती मत निकालो, कि उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा
कि ये मिस्टेक है, तुमने इसमें 4 मिस्टेक निकाल दी तो तुमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तुम्हारी आदत ही ऐसी बन जाएगी गलतियां निकालने की, है ना। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। तो XCM कितना, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और अब हमने किया क्या, जब एक मास को या दोनों को शिफ्ट कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा था वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम था दो पार्टिकल्स का, M1 M2, और X1 X2 क्या होते हैं, इनकी पोजीशंस, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया। अब बोलते ऐसा है कि उसमें से एक किसी को क्या कर दिया, चला दिया, एक किसी मास को धक्का दे दिया, शिफ्ट कर दिया, या दोनों को शिफ्ट कर देते हैं, और हमसे पूछते हैं कि सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट आ जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में। टू पार्टिकल सिस्टम है, M1 M2, और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहां पर होगा, इनिशियली कहां होगा, यहां होगा, XCM, ये निकाल लिया। अब मान लो उसकी शिफ्टिंग करी, दोनों को कर दिया या एक किसी को किया मान लो, तो नया सेंटर ऑफ मास भी तो शिफ्ट हो जाएगा। एज ऑब्वियस, सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड कर रहा है, मासेस पर और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर। और यदि शिफ्टिंग करोगे तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, इसलिए सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो नया सेंटर ऑफ मास ये हो गया मान लो। नहीं आया समझ में। ये क्या है, नए कोऑर्डिनेट्स, प्राइम के साथ जो लिखे हुए हैं डैश के साथ, वो नए कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमको चाहिए शिफ्टिंग किसमें, सेंटर ऑफ मास में, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, XCM प्राइम माइनस XCM, सॉल्विंग किया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, M1 प्लस M2, LCM आएगा, नहीं आएगा, यहां भी एडिशन है। फिर क्या होगा, M1 कॉमन, X1 प्राइम माइनस X1 प्लस M2 इंटू X2 प्राइम माइनस X2। तो ये क्या आया, ये आया डेल्टा X1, मतलब X में शिफ्ट, और ये हाँ X2 में शिफ्ट, ये X1 में शिफ्ट, टोटल मास। नहीं आया समझ में। तो शिफ्टिंग के लिए ये फॉर्मूला हमको रट लेना है, क्योंकि हमको तो आएगा दिमाग में, तो ये आएगा XCM बराबर कितना बोलो ना, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, और शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ डेल्टा X लगा देना। M1 M2 में डेल्टा आएगा नहीं, डेल्टा किस में आएगा, X1 में और X2 में, है ना। और मैथ्स वाले जो हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते तो भी ऐसा बन जाता। वो तो M1 M2 आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर X1 X2, तो डायरेक्ट यदि कर देते तो ऐसा भी तो लिख सकते थे, DXCM बराबर M DX1 प्लस M2 DX2 अपॉन M1 प्लस M2, या डेल्टा लगा दो। नहीं आया। पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस फॉर्मूले को यूज करते समय इनको प्रॉपर साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। किसी डायरेक्शन को क्या मान लेना, प्लस, मान लो बोलेगा कि इसको इधर खिसकाया और इसको भी इधर खिसका दिया, तो बहुत पॉजिटिव। नहीं आया। मान लो ऐसा बोलता है कि इसको तो इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन के साथ लेना। हो सकता है दोनों को इधर खिसकाया हो, मतलब इन शॉर्ट पुट डेल्टा X1 एंड डेल्टा X2 विद प्रॉपर अलजेब्रिक साइन। समझ गए। तो दो बातें आपको समझ में आ गई हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला XCM बराबर MX1 प्लस MX2 अपॉन M1 प्लस M2। शिफ्टिंग वाला कोई सवाल आया तो हाँ, M1 डेल X1 प्लस M2 डेल X2 अपॉन M1 प्लस M2। और एक बात और अभी सुन लो, कई बार ये होता है कि दोनों को खसकाते ही नहीं है, जैसे X1 को खसकाया, X2 को वैसे ही रहने दिया, तो बस यहां 0 कर देना, चेंज नहीं आया, नहीं तो उलझ जाओगे। वो बोलेगा कि दो पार्टिकल्स हैं, अभी करेंगे ऐसे सवाल, ऐसे दो पार्टिकल्स हैं 1 kg 2 kg, और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं है, समझे, और 1 kg को 1 मीटर से खसका दिया इधर टुवर्ड्स 2 kg,
तो बताओ सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तो 2 kg इज नॉट शिफ्टेड, तो विल टेक दिस टू बी 0। नीचे आएगा टोटल मास 3, यहाँ क्या आएगा 1 into 1 यानी 1/3। नहीं आया क्या? और इसको हमने यदि पॉजिटिव लिया है तो शिफ्टिंग भी कैसी हुई? पॉजिटिव, यानी उसी डायरेक्शन में। नहीं आया समझ में? इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो फिर उसमें कितने भी वो किए जा सकते हैं, है ना, उसमें चेंजेस तो कई कर सकते हैं, पर बेसिकली ये याद रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और इसलिए वो साइन के साथ लेना। वेक्टर साइन था उसमें, तो हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो 1 डायमेंशन का है, इसलिए हट गया है। वो है तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था वो तो ये था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। वो तो 1 डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शंस, इसलिए वी रिमूव द वेक्टर साइंस। है तो वेक्टर ना, सो इट इज टेकन टू बी प्रॉपर साइन। और नहीं हटाया होगा, इफ नॉट शिफ्टेड वी टेक 0, राइट। तो ऐसे फिर अपने को वो ध्यान में आ जाना चाहिए भाई। उस समय कहां तक पहुंच गए थे हम? ये क्वेश्चन अगला तो क्या बोल रहा है, अब ये फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg, है ना, दिस इज 10 kg, दिस इज 30 kg। 10 and 30 kg के दो मासेस हैं और क्या बोला है, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड मास बी मूव्ड टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड, है ना। अब इसमें ये पॉजिटिव खुद ही उसने बोल दिया है, यानी इस डायरेक्शन को उसने क्या मान लिया है, पॉजिटिव। तो इसको यदि इधर खिसकाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उधर ही खिसकेगा और उसको वापस वहीं लाना होगा, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। मतलब ये सही है या फिर ये या फिर ये, मतलब माइनस साइन तो आएगा बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्शन। नहीं आया समझ में? वो तो आएगा, पक्का है। और इफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, नहीं समझे तो क्या होना चाहिए, पहले उसकी शिफ्टिंग का फॉर्मूला लिखें। डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन टोटल मास, है ना। और उसमें कोई शिफ्टिंग होना नहीं है, किसमें, इसमें। तो दिस इज 0, तो ये भी 0 हो गया, समझे। अब m1 इज 10 एंड डेल्टा x1 इज 2, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दो, प्लस m2 इज 30 एंड डेल्टा x2 इज नॉट नोन। नहीं आया? आप इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -20, तो डेल्टा x2 बराबर होगा -2/3 एंड आंसर विल कम आउट इन सेंटीमीटर। तो माइनस साइन के साथ 2/3 आएगा, तो आंसर डी इज करेक्ट, है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो साइन माइन नहीं भी लेते तो 2/3 ही आता वो, एनी हाउ, है ना। पर यहाँ तो अच्छा हुआ है ना कि साइन के साथ पूछा हुआ है, और ये साइन भी कुछ क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट इट शुड बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इसको हमने राइट में लिया है। हाँ, इधर लेना पड़ेगा, समझो कि नहीं। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक बात और सुन लो साथ साथ में, वो आगे की है हालांकि कहानी, अब ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है लॉन्ग आंसर टाइप का, इसको छोड़ देते हैं, इसको करके देखते हैं, है ना। पर एक बात और सुन लो, एक और कहानी पूछी जाती है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उधर मत पढ़ो, पहले मेरी बात सुनो। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो तुमको पूछा जा सकता है, जिसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, समझे कि नहीं। दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उनको किसी डिस्टेंस पे रखेंगे, उसमें से एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। तो उनके बीच क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों को मिलाकर यदि हम हमारा सिस्टम बना लें तो वो फोर्सेस हो जाएंगे इंटरनल, यानी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट है तो सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड रहेगा। ये आगे पढ़ेंगे हम, यही तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत है कि क्या होता क्या है उससे, सेंटर ऑफ मास से। तो नियम यह है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड रहेगा, मतलब जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा, जहां पहले था बाद में भी वहीं रहेगा, क्योंकि अंदर वाले फोर्सेस इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो वो मूव करेंगे अट्रैक्शन से, मिलेंगे कहाँ ऐसा पूछते हैं, तो बोल देना सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। नहीं आया? क्या बोल देगा, सेंटर ऑफ मास पे जाकर मिलेंगे, यानी आपको कुछ नहीं करना है। ये है मान लो -2 कूलम,
और ये है मान लो +3 कूलम, ये है 1 kg, ये है 3 kg। समझ में आ गया कि नहीं? कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अटैच कर दिया मान लो उसने इसके साथ, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अटैच कर दिया। ये 0 0 है और ये है 6 0। सपोज वेयर द पार्टिकल्स विल मीट, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता देनी है बस, बाकी फिजिक्स ने कर दिया है काम। क्या फिजिक्स ने क्या कर दिया? इनके बीच जो फोर्सेस हैं वो कैसे हो गए? इंटरनल। इंटरनल होने से क्या हुआ? एक्सटर्नल इज 0, और इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना? 0। और वो 0 तो पहले वो कैसे थे? स्टेशनरी। तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं रहेगा, तो पहले कहां था? ये 1, ये 3, 6 है ये। इससे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर, मतलब 3। ये क्या हो गया? अच्छा ये 4, टोटल मास 4 है, तुम वही बोल रहे थे। तो 18/4 मतलब 9/2 यानी 4.5। 4.5 मतलब इधर से 4.5 पे ये मीट होंगे दोनों। नहीं आया समझ में? तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है जो मैं तुमसे बोलता हूं बार बार। क्यों पढ़ना जरूरी है सब कुछ, और बार बार पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब मैकेनिक्स ही होती है। मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेटिज्म मतलब मैकेनिक्स ही है। ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना? पूरा खेल किसका है? एनर्जी का, मास एंड एनर्जी, पूरा खेल। चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? तो ये दिखने में जैसे कूलम वूलम देखेंगे तो हमको लगेगा अरे भयानक सा सवाल है, कुछ तो भी कूलम्स लॉ लगाओ, चलो देखो फोर्स कितना है। पर उसको क्यों अभी आएगा वो सवाल, इसलिए बता दिया कि वो शिफ्टिंग इसमें भी होगी। और कहाँ मीट होंगे ऐसा बोले तो क्या बोलना? सेंटर ऑफ मास। थ्योरी में भी पूछ सकते हैं वो, रिमेंबर दिस। अब इस पर आते हैं, क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स विद मासेस 2 and 1 kg लोकेटेड 101 220 हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। तो कैसा है, कैसे रखें ये? स्पेस में। तो कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके सेंटर ऑफ मास के? 3, है ना? मतलब हमको लड़ना पड़ेगा किसके लिए? पहले XCM के लिए, फिर YCM के लिए, और फिर ZCM के लिए, राइट? तीनों ही में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल मास। टोटल मास कितना है? टू पार्टिकल्स ऑफ 2 kg एंड 1 kg, तो 3 3 3। ठीक है, ये तो कहानी खत्म। फिर पहला मास, पहला कोऑर्डिनेट मतलब 2 into 1 यानी 2। फिर दूसरा मास, दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब 0। अच्छा उधर उधर जाना, सॉरी। 1 into 2 मतलब 2 यानी कितना? 4/3, क्योंकि तीसरा मास नहीं है। M3 कहाँ है? नहीं है ना। अब ये निकालेंगे तो M1 Y1 0, M2 Y2 यानी 4, 3 3 ना। 1 into 2 तो कितना? 2 यानी कितना? 2/3। तो 4/3 2/3, इसमें आओ अब। M1 Z1 मतलब 2, और M2 Z2 यानी 2 यानी 2/3। तो थोड़ा सावधान तो रहना ही पड़ता है। 4/3 2/3 2/3 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। समझे? तो 3 पार्टिकल हो चाहे 10 हो, चाहे वो कैसे हो, एक ही लाइन पर हो, चाहे वो प्लेन में हो या स्पेस में हो, सब जगह कहानी तो सेम है। यस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलो। अब ये देखो वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया। 100 और 300 ग्राम के दो पार्टिकल्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का बताना है। मतलब वी नीड टू फाइंड RCM। वेक्टर्स इसीलिए जरूरी है, तुमको बार बार मैं बोलता था वेक्टर इसलिए जरूरी। नीचे क्या कर दें? सॉल्व इट। बैठो मत, कहानी मत सुनो, और उसके आंसर वैसे निकालने की भी कोशिश मत करो। मेंटली मेंटली ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। मेंटली वेंटली कुछ नहीं, ये पेन चलाना ही पड़ता है। नीचे आ जाएगा 400 और फिर 100 कैसे मल्टीप्लाई होगा?
है ना। भले यहां कर लो कैलकुलेशन, 100 का यहां मल्टीप्लाई होगा और 300 का यहां होगा, यानी कितना 200 माइनस 1800 यानी माइनस 1400। कितना आया 1600 आया। एक मिनट, 100 इंटू क्या करेंगे ये, एम आई राइट, और ये करेंगे यानी कितना माइनस 1800। तो माइनस 200, 200 माइनस 1800 यानी माइनस 1600। पक्का ना, माइनस 1600। और इसके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप। क्यों, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन वाला निकला। एक्चुअली फॉर्मूला लग रहा है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2, और उसमें से आई वाले को हटा लिया है मैंने, बस और कुछ नहीं है ना। इसी तरह से वो निकालो जे वाला, क्या आएगा 500 और 1200, 1700, 1700 अपॉन 400, और साथ में क्या आएगा जे कैप, प्लस या माइनस प्लस। तो पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, फिर क्या होगा 1300 और 600, 1900, 1900, 1900 अपॉन 400, और साथ में क्या आएगा क्या प्लस ना। तो बस अब दो जीरो तो ये कट गए, -16/4, -16/4 ये है, यानी काम नहीं चला। फिर 17/4 इसमें भी है, इसमें भी है, प्लस में ही है, मतलब अब ये दो रह गए। फिर 1900/4 यानी एग्जैक्टली ये आ गया। यानी आपको 2-3 स्टेप में करना ही पड़ेगा काम, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या लग रहा है, RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, है ना। कम ऑन नेक्स्ट करो जल्दी से। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन बोले तो 6 या 12, कार्बन कार्बन एटम 12 AMU में, है ना। और ऑक्सीजन बोले तो 32 की 16, 16 एटम है, मोनो है ना, वही तो पढ़ा ही नहीं ठीक से आगे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन अ carbon monoxide gas molecule is 1.13 times 10 to the power minus 9 10 meter. The distance of center of mass of the molecule relative to carbon, carbon से distance, तो total distance upon total mass, यानी 16 और 12 कितने होते हैं 28, इंटू किसका मास, किससे पूछ रहे हैं, कार्बन से पूछ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन आएगा, यानी कितना आएगा 16। और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप अब सभी में -10 है, मतलब कहानी तो सिर्फ इसकी है, नहीं है 2 वाला, पक्का देख लेना। मैं नहीं जानता, इसके कहने पे, कनिष्क के कहने पे मैंने इसको टिक कर दिया 0.64। बाकी लोग भी बोलो ना, थोड़ा पेन चलाओ। 4 आ रहा है, नहीं एग्जैक्ट वो शायद, क्या मालूम 28 से कैंसिल होता है क्या, नहीं होता। 56, 56, 5, 12 4 बार कट जाएगा मुझे लगता है। 28 दूनी 56 होते हैं, और 56 दूनी 112 होते हैं कि नहीं। यानी ये दो जीरोज यदि हटा दिए जाएं, इसके नीचे कर दें हाल फिलहाल, तो ये 4 बार नहीं कट गया क्या। और 16 चौक होते हैं 64, 64/100 यानी 0.64 हो गया ना। तो यही आंसर सही है, 0.36 नहीं आएगा, गड़बड़ मत करो। हाँ गड़बड़ मत करो, ये करो चलो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास 10, 20, 30 ग्राम आर 111 सेंटीमीटर। द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है ना, अच्छे से सुनना जरा, काम का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, और पूछा जा चुका है सवाल, इसलिए ध्यान से सुनो। उसका कहना यह है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास 10, 20, 30, 3 पार्टिकल्स हैं, और उन 3 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहां पर है हाल फिलहाल। 3 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहां है, कहां पर है 111 सेंटीमीटर पर, ठीक है। फिर बोल रहा है द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास 40 ग्राम विच व्हेन एडेड टू द सिस्टम, मतलब एक चौथा मास और ले आए कहीं से। ऑलरेडी पहले कितने थे इनिशियली 3, 10, 20 और 30 ग्राम के थे, तब सेंटर ऑफ मास कहां था 111 पर था, और एक अब 40 ग्राम का कहीं से पकड़ लाए।
उसको भी सिस्टम में शामिल कर दिया। तब क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बी एट 0 0 0। तो सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया, अभी देखा था ना, शिफ्टिंग से जैसे होता है चेंज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, वैसे एडिशन से मास के या मास के डिटैच होने से भी तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा कि नहीं। तो पहले 3 मास थे, अब चौथा और ले आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा और ले आए तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके यहां पहुंच गया नया वाला। तो हमको बताना क्या है, बताना है क्या, पोजीशन ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बी एट 0 0 0 आर, मतलब बताना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स 40 ग्राम का। हाँ, द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास 40 ग्राम। हाँ, वो 40 ग्राम को कहाँ रखा गया ये पूछा हुआ है। ठीक है, सवाल आए कि नहीं समझ में, बस तो आप बढ़ जाते हैं आगे। अब देखो पहले इस इक्वेशन बनाते हैं अपन इसके लिए, है ना, 10x1 समर्थन करना मेरा, है ना, 20x2 प्लस 30x3 अपॉन टोटल मास 30 और 20 50 60, 60 उधर जाएगा तो 60 बन गया, क्योंकि ये तो 1 है ना। ये क्या है, एक्ससीएम, एक्ससीएम बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। टोटल मास का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो वो इधर आ गया और ऐसी एक इक्वेशन बन गई, राइट। अब चौथा मास जब ऐड किया तो ये हो गया अब, और इसमें एक एडिशनल टर्म आ गई कि नहीं, ये तो रही रही, अरे ये तो रही जैसी थी, नहीं समझे, और चौथा एक और टर्म नहीं आ गया क्या, कितना आ गया, कितना आ गया 40x4। अरे अब 4 पार्टिकल का सिस्टम नहीं बन गया क्या वो, एक मिनट पहले ये समझ तो लो करना क्या है वो। हाँ, एक और आ गया और उसकी पोजीशन x कोऑर्डिनेट x4 है मान लो, जो हमें निकालना है। और ये कितना हो जाएगा, फिर नीचे क्या होगा, टोटल मास 70 90 100 0। और अब इसको घटा दिया मान लो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 60 हो गया, और इधर माइनस 40x4, ये 3 टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x4 बराबर कितना हो जाएगा, -6/4 दैट इज -3/2। तो हाँ, वो एग्जामिनर जो है वो पेपर सेटर अच्छा आदमी होगा, इसलिए उसने क्या किया, देखो बाकी सब मैच नहीं हो रहे हैं, एक ही मैच हो रहा है -3/2, तो बाकी के मैच होंगे ही। और मान लो मैच करवा नहीं है तुमको तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशंस बनाओगे। अब किसके लिए काम करोगे, y के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ, हाँ एक मिनट, हाँ वो सिमेट्री की वजह से तो है ही, पर मान लो ये भी अलग अलग होते तब क्या करते फिर, तब आप एक बार और यही काम करते, किसके लिए करते, पर अब y1 y2 y3 के लिए करते, नहीं समझे, और फिर यहाँ आता y4 और फिर आप कैलकुलेशन फिर एक बार करते z के लिए, फिर z4 आता, तो आंसर तक पहुंच जाते। पर वो क्योंकि दयावान है इसलिए उसने क्या किया, एक ऑप्शन जो है पहला वाला, क्योंकि उसको पता है कि जिसको ये पता है वो आगे तो कर ही लेगा, वो जानता है, क्योंकि जिसने ये फाइंड आउट कर लिया है वो आगे भी कर लेगा, या ये कनिष्ठ जैसे लॉजिक लगा के भी ये सिमेट्री दिख रही है तो यही होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना, मे बी। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है ये, अब ये तुम करो जल्दी से, 4 किलो 6 किलोग्राम के दो पार्टिकल्स रेस्ट में 20 मीटर पर, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट इज, वही सवाल आ गया है कि नहीं। ये देखो ये लिखा है अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं आया क्या, उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है म्यूचुअल, तो कहां मिलेंगे, कहां पर मिलते हैं, सेंटर ऑफ मास पे मिलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, किसी से भी निकाल लो, किससे निकालते हैं, मान लो इससे निकालें, क्योंकि इसमें फ्रॉम फोर 3 तो यही है, तो 4 किलोग्राम से कितनी दूर, तो टोटल डिस्टेंस कितना 20, टोटल मास कितना 10, और 4 से निकाल रहे हो तो 6 आएगा, 12, कहां से 12, 4 किलोग्राम से 12, है ना, यानी आंसर 1 इज करेक्ट।
तो क्या ये आसान था सवाल? नो, आसान नहीं था ये। हाँ, कि बस हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, यानी इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल एब्सेंट है, एक्सटर्नल के एब्सेंट होने पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, जैसा वो पहले था वैसा वो बाद में रहेगा। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो वो मिलेंगे ही सेंटर ऑफ मास पर, ताकि अब भी सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं बना रहे। आया समझ में? ऐसी कहानी है एक्चुअली, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये तो तुम कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स विद masses 2 6 located 1 1 1 2 2 1 respectively has the coordinates। आराम से हो जाएगा। दो पार्टिकल्स हैं, बोलो XCM, फटाफट बोलो XCM क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। नमस्ते। 12 और 2 14/8 मतलब 7/4। तो 7/4 के तो तीन ऑप्शन है। चलो YCM निकालें। तो तुमसे पहले मैं कर लेता हूं, क्या फायदा है? 2 प्लस 6 इंटू 2 है ना, फिर से अपॉन 8, फिर से वही। तो फिर अब ये दो हैं, यानी वो उसकी इच्छा है कि तुम आखिरी तक लड़ाई लड़ो। ZCM कितना? बोलो m1 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 8, 8 यानी 1, यानी 3 इज करेक्ट। क्यों? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो इसीलिए तो तुम लोगों के बैठने से देखो आज फायदा हो गया, हाँ ना। वही तो, नहीं तो मैं अकेले जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फिर वो कोई होता ही नहीं बताने वाला, है ना। फिर लोग बाद में चिल्लाते हैं 10 होगा, -10 होगा, उनको मौका मिल जाता है होशियार बनने का। चलो, तो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स, ये और ये सेंटर ऑफ मास एज अ पोजीशन वेक्टर। तो क्या करेंगे बोलो? RCM वेक्टर। यहाँ क्या लिखूं? m1 यानी 1। एक मिनट, एक मिनट, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहिए, पेन चलाना चाहिए। देखो मेरी सलाह है, तुम मान लो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है। अब उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी -6i प्लस 9j, है ना, -12k। एम आई राइट? क्या किया ये मैंने? m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 बोले तो 4। अब आई वाले पकड़ो तो -4, -4/4 यानी -i, ये दो हैं बल्कि तीन है। फिर जे वाले पकड़े तो 12/4 यानी 3, तो 3 भी 3। अरे बाप रे, बहुत। चलो ठीक है, तो कौन सा सही है? डी, डी 4 इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट ये करो। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये मैं नहीं करूंगा, अब तुम करो, जल्दी करो फटाफट। Sodium chloride, masses of sodium chlorine atoms are in the ratio 23:36। तो रेशियो है तो एक्स एक्स उसमें लगा लेना। मान लेना कि ये कौन, अरे बोलो ना, सोडियम 23x और क्लोरीन मान लेना 36x, और आगे वैसे ही करना जैसे हम करते थे। सोडियम से चाहिए, ए सोडियम से चाहिए, सोडियम से चाहिए तो टोटल डिस्टेंस कितना है? मान लो कुछ भी, सेपरेशन बिटवीन, हाँ, डी अपॉन टोटल मास 59, क्या एक्स इंटू अदर, अदर माने कौन, कौन 36 एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, 36 डी अपॉन 49, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg 20 kg आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। 10 kg 20 kg के दो ब्लॉक्स एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड हैं। 10 kg mass is pushed on x-axis by a distance of 2 centimeter towards positive x-axis. By a distance of 2 centimeter towards positive x-axis, the shift in center of mass is। तो शिफ्ट का फॉर्मूला याद आना चाहिए हमको, डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू, नीचे क्या आता है? टोटल मास, तो हियर इट इज 30। फिर यहाँ क्या आता है? m1 x1, m1 is 10, x1 is 2, पॉजिटिव 10 टाइम्स 2 प्लस m2 is 20, और उसकी शिफ्टिंग की नहीं है, तो 20 डेल्टा x2, तो x2 ले लेंगे 0।
ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 होकर ये 20/30 यानी 2/3, और वो भी कैसा आया, पॉजिटिव। मतलब इसको यदि हमने पॉजिटिव में खिसकाया है तो ये भी पॉजिटिव में खिसक जाएगा। 2/3 से ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।